अगर किसी की वाइफ चीट कर रही है तो क्या वो इस बेसिस पे अगर उसे छोड़ना चाहे कि बीवी से कहे मैं तलाक दे रहा हूँ तुम्हें, और बीवी ना एक्सेप्ट करे तलाक, तो बीवी उल्टा केस डाल सकती है पति को इस रीजन को देते हुए कि ये चीट कर रही है, डाइवोर्स फाइल नहीं कर सकता, ऐसा है? नहीं, डिवोर्स फाइल कर सकता है। जो डिवोर्स के ग्राउंड्स हैं उसमें एक ग्राउंड अडल्ट्री का है। तो अडल्ट्री यही है कि एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर चल रहा है वाइफ का। तो अगर ये प्रूव कर देता है वो कोर्ट के अंदर कॉन्टेस्ट के दौरान, तो उसको डिवोर्स मिल सकता है। अच्छा हाँ, बट अगर बीवी ने कुछ और एलिगेशन लगा दी? नहीं, वो अलग चलते रहेंगे। डिवोर्स का केस तो उसको फ्रेश अलग से डालना पड़ेगा। लेट्स सपोज बीवी ने 125 का केस डाला है, मेंटेनेंस का केस डाला है या दहेज का केस डाला है, वो अलग चलेगा। लेकिन अगर पति ने मतलब डिवोर्स का केस इस बिना पे डाल दिया कि मेरी बीवी का अफेयर चल रहा है तो मुझे इसके साथ नहीं रहना, तो मुझे डिवोर्स दिलाया जाए, तो अगर पति इसको प्रूव कर देता है कोर्ट के अंदर कि उसका डिवोर्स चल रहा है तो उसको डिवोर्स मिल सकता है। सर किसी केस के थ्रू समझते हैं आपके पास कोई आया हो केस, फिर आपने पूरी इन्वेस्टिगेट की हो? मेरे पास फरीदाबाद का एक केस आया था। एक हमारे फौजी भाई थे, उनके बेटे की बहू थी, एक स्कूल में टीचर थी वो, तो उनका अफेयर चल रहा था। तो जब हमने इन्वेस्टिगेट किया, उनको पता नहीं था कि अफेयर चल रहा है, लेकिन उनकी बातचीत से उनकी मतलब एक अनसेटिस्फेक्शन थी लेडी को घर में रहते हुए। तो वो झगड़ा करना, बातचीत में थोड़ा एक दूसरे को टॉन्ट मारना, वो चीज़ें चल रही थी। तो उनको लगा कि भाई ये ऐसा एकदम से क्यों कर रही है। तो वो हमारे पास आए कि भाई इस तरीके से चल रहा है माहौल, हमें पता नहीं है, तो आप पता करके बताओ कि चल क्या रहा है। तो जब हमने उस लेडी को इन्वेस्टिगेट किया, उसको फॉलो किया, उसकी एक्टिविटीज़ को वॉच किया, तो हमें पता चला कि इसका अफेयर चल रहा है, जो हमने क्लाइंट को रिपोर्ट किया। तो लेटर ऑन क्लाइंट ने वो कोर्ट में फ़ाइल किया केस। तो कोर्ट के अंदर फिर ये चला मामला, उनकी वीडियो भी आई, फ़ोटो भी आई, और हमने देखा कि वो जिस लड़की के साथ अफेयर में उसको शॉपिंग भी करा रही है। तो हमने वो बिल भी निकाले दुकान से, तो बिल भी निकाले, वो भी सबमिट किए कोर्ट के अंदर। मेरी क्योंकि वो एक बहुत अच्छी रेपुटेड पोस्ट पे थे आर्मी में, तो उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट किया कि भाई अगर आप विटनेस दे दो। तो मैं मतलब हालांकि मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल होता है कि मैं किसी केस में विटनेस बनूं, बट उस केस में मुझे लगा कि ये सच में विक्टिम है तो मुझे जाना चाहिए। तो मैं कोर्ट गया, मैंने विटनेस दी, उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत हुई, 1-2 घंटा हमने बहुत बहस की सामने वाले वकील ने। तो बट मैंने अपना जो डिफेंस मजबूत रखा, तो वो केस जो क्लाइंट जीत गया था। आपके पास उस टाइम पे वीडियोस और रिकॉर्डिंग्स भी थी? हाँ, रिकॉर्डिंग तो वीडियो। वो आपने हिडन कैमरा से शूट की थी? वो तो हमने नॉर्मल कैमरा से शूट की थी उसमें, क्योंकि हिडन कैमरा जो है वो बहुत पास से काम करता है, बहुत दूर से काम नहीं करता है बेसिकली। तो हिडन कैमरे की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, तो वो हर केस में यूज़ नहीं कर सकते बेसिकली। बट सर जैसे इसी केस की अगर बात समझे, और वो स्कूल की टीचर थी, तो उनका अफेयर भी स्कूल में ही किसी के साथ? नहीं, वो बाहर था केस। अच्छा, तो अगर कोई किसी से नॉर्मली मिल रहा है किसी इंसान से, वो वाईफाई वाला टाइप का था। तो आप ये मेक श्योर कैसे करते हो कि इनका अफेयर ही चल रहा है? उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। जनरली जो अफेयर में लोग होते हैं एक दूसरे का हाथ भी पकड़ लेते हैं, एक दूसरे की कमर पे भी हाथ रख लेते हैं। तो आप बहुत इजीली, अगर आप उस पेशे में हो, क्योंकि हम इस पेशे में हैं तो हम बॉडी लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि भाई 2 लोग बैठे हैं तो इनके बीच में क्या चल रहा है, इनके बीच में खालिस दोस्ती है या इनके बीच में अफेयर है या किस तरीके का रिश्ता हो सकता है, तो आइडिया लग जाता है। जब आप कंटिन्यूसली उसको फॉलो करते हो, कंटिन्यूसली उनकी चीज़ें देखते हो, तो कुछ चीज़ें आपको ऐसी नज़र आ जाती हैं जिससे कि आप कंफर्म हो जाते हो कि हाँ ये अफेयर चल रहा है। और आप ऐसे केस में सोशल मीडिया भी चेक करते हो? सोशल मीडिया चेक करते हैं, हैक नहीं कर पाते हम क्योंकि वो परमिशन नहीं देता लॉ हमें। लेकिन हम जो उनका पब्लिक प्रोफाइल है, तो पब्लिक प्रोफाइल में क्या होता है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि फ्रेंड लिस्ट में कौन कौन लोग हैं, और कौन आपको लाइक कर रहा है आपकी पोस्ट को ज़्यादातर, और कौन आपको कमेंट कर रहा है, आप किसको फॉलो कर रहे हो, आप कहाँ कहाँ जा रहे हो, आपका मतलब टाइमलाइन क्या है, टाइमलाइन को चेक। तो अगर बहुत बारीकी से उस पर नज़र डाली जाए तो काफ़ी कुछ, वो भी आपका सोशल मीडिया आपके बारे में बता देता है काफ़ी कुछ।
तो अब लाइक्स पोस्ट पे किसका कमेंट ज़्यादा है, फ्रीक्वेंटली किसके ज़्यादा है, ये सारा देखते हो ये सारा उसकी पूरी लिस्ट बनाते हैं हम। जो हमारी रिसर्च टीम है ऑफिस में काम करती है, रिसर्च एनालिस्ट हैं जो, वो पूरा इसके ऊपर अलग अलग ट्रेनिंग देते हैं हम लोगों को कि कौन इसको देखेगा, कौन क्या काम करेगा। बट इन द केस किसी की प्रोफाइल अगर प्राइवेट है फिर कैसे पता लगा? उसमें नहीं पता चलता। फिर हम क्या करते हैं कि उनके दोस्तों की प्रोफाइल देखते हैं, उनके दोस्त कितने हैं, तो उनके दोस्तों की प्रोफाइल देखेंगे, उसमें हमें कुछ मिल सकता है वो देख लेंगे हम। क्योंकि हो सकता है कि उनके 4 दोस्त हों, 4 में से 2 की प्राइवेट ना हो प्रोफाइल, तो उसमें से हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। मतलब एक तरीका है ये पूरा मतलब प्योर इन्वेस्टिगेशन नहीं है, एक तरीका, एक जरिया है जानने की। तो शुरुआत हम इससे कर सकते हैं। अच्छा जी। अच्छा सर, मेरे को एक चीज़ बताओ, ये तो चलो एक्स्ट्रा मैरिटल हो गए कि शादीशुदा हो गए, इंटरेस्ट लूज़ हो गया, और फिर पता चल गया वाइफ को या हस्बैंड को कि यार घर में ना चीज़ें ठीक नहीं है, तो आप इस पे चेक करो। एक होता है कि रिश्ता आया कहीं से, जी जी, बिफोर मैरिज, तो वो चेकअप करवाते, तो वो उसका कोई केस आया आपके पास, क्या सीन है उसका? देखिए, मैं जितना भी काम कर रहा हूँ अभी, तो मैं ज़्यादातर अपने आप को प्रमोट भी कर रहा हूँ या लोगों को गाइड भी कर रहा हूँ, एजुकेट भी कर रहा हूँ, वो प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जैसे मैंने जितना रिसर्च किया अभी रिलेशनशिप को लेकर के, आप यूरोपियन कंट्री की बात करेंगे, अमेरिकन कंट्री की बात करेंगे, तो वहाँ पे जो डिवोर्स रेट है वो 40 से लेके 50% तक है। मतलब 100 शादियाँ होती है तो 50 डिवोर्स हो जाते हैं। ठीक है, समटाइम्स तो ऐसा होता है रात को उन्होंने नशे के उसमें आके शादी कर ली चर्च में जाके, और सुबह जाके उन्होंने मजिस्ट्रेट से डिवोर्स ले लिया। तो इस तरीके के केसेस भी रहते हैं, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में डिवोर्स लेना, पहले शादी करना बड़ा टफ़ है और उसके बाद डिवोर्स लेना बड़ा टफ़ है। तो इसलिए मैं लोगों को एजुकेट करता हूं कि आप सबसे पहले प्री मैट्रिमोनियल वेरिफिकेशन करा लो, या आप खुद जांच लो। जब आप 100% कंफर्टेबल हो जाओ कि आपका पार्टनर जिससे भी आप शादी करने वाले हो वो सही है आपके लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग उसके साथ अच्छी है, कंपैटिबिलिटी अच्छी है, और आप एक दूसरे को समझते हो अच्छा, तभी आप शादी करो। ऐसे जनरली लोग क्या करते हैं कि जैसे ट्रेडिशनल देखा है आपने कि लड़के लड़की को मिलाया, 1-2 मीटिंग कराई, उसके बाद पूछ लिया कि आपको पसंद है या नहीं पसंद है। तो हम लड़की के मन की बात जानना नहीं चाहते, लड़के के मन की बात नहीं जानना चाहते। माँ बाप को ये होता है कि भाई दोनों परिवार अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं, कंपेटेबल हैं, तो शादी कर दो इनकी। जबकि इसके अलावा भी दुनिया है, इसके अलावा दो लोगों ने साथ में रहना है, तो उनके मन आपस में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उनकी कंपैटिबिलिटी होगी या नहीं। अब कंपैटिबिलिटी, अभी मैंने एक बुक लिखी है, वो अभी अंडर प्रोसेस है, तो उसमें जो मेरा 25 साल का कैरियर है उसमें मैं प्री मैट्रिमोनियल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो उसमें मैंने 3 चीज़ें जो मुझे समझ में आई हैं जितना मैंने देखा है, कि एक आपकी एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर हस्बैंड वाइफ की रिस्पेक्ट एक दूसरे के प्रति नहीं है तो प्यार भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो प्यार है वो रिस्पेक्ट से पैदा होता है। ठीक है, और दूसरी आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है आपकी पार्टनर के साथ। सम टाइम क्या होता है कि आप दोनों डिफरेंट पर्सन हो, लेकिन आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग है तो आप एक दूसरे के साथ निभा लोगे। तीसरा है कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी के 3 पार्ट है। पहले है सोशल कंपैटिबिलिटी, दूसरा है आपका फिजिकल कंपैटिबिलिटी, तीसरा है मेंटल कंपैटिबिलिटी। अगर ये कंपैटिबिलिटी आपकी बनती है तो मुझे लगता है मैरिज सक्सेस हो सकती है। तो आप ये चीजें भी जज सर कर मैं लेते तो हो? केस पूछ रहा था सर कोई केस, वही आप केस बताओ। कंपैटिबिलिटी तो मैच होती रहेगी जिसकी होनी है। हाँ, केस जनता को मसाला चाहिए। आपके पास कोई आया हो, उसने बोला हो कि मैंने यही शादी से पहले। हाँ, मैं बताता हूँ आपको। शादी से पहले बहुत सारे केसेस आते हैं, नॉर्मल होते हैं कि भाई हमारे पास क्लाइंट आया, उसकी इन्वेस्टिगेशन कर दी और उन्होंने शादी करनी है नहीं करनी है हमें पता भी नहीं चला कि उन्होंने किया है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो मतलब डिफरेंट बनाते हैं उसको। मेरे पास एक केस आया, लड़की की उम्र 32 साल थी और लड़का चंडीगढ़ में रहता था। अच्छा। तो उसके भाई ने मुझे अप्रोच किया कहीं से नंबर लेके, तो उन्होंने कहा कि भाई लड़की जो है क्योंकि 32 साल की है तो इसलिए हम इन्वेस्टिगेट कराना चाहते हैं कि भाई 32 साल की क्यों होगी लड़की। तो मैंने कहा भी पढ़ाई वगैरह ही कर रही है, शादी कोई वादी दिक्कत क्यों थोड़ी नहीं है। हुई? अच्छा, आपको सर आप रीजन मांगते हो आपको इन्वेस्टिगेट कराना क्यों है? हाँ, वो थोड़ा सा मतलब ये होता है कि उनके मन की बात जान ले कि वो क्यों कराना चाहते हैं, हमारे पास आए क्यों वो।
तो वहाँ पे था रीज़न कि 32 साल की लड़की हो चुकी है, शादी क्यों नहीं इसके अभी तक? उनका एक ही पॉइंट था कि 32 साल की लड़की हो गई है तो इसकी शादी क्यों नहीं हुई, ये हमने जानना है। तो मैंने कहा भी मैं तो ओवरऑल बताऊंगा भैया आपको, मेरा काम है डॉक्टर का, तो डॉक्टर जो है ओवरऑल सफाई करेगा चीज़ों की, ठीक है ना। तो आपने तो ये बता दिया, ये तो बताऊंगा ही, इसके साथ 4 चीज़ें और भी बताऊंगा। अब उन्होंने मेरे को एक एड्रेस दिया, लड़की का नाम दिया, जो भी डिटेल देनी थी दे दी। अब हमारी टीम लड़की के घर के आसपास पहुंचती है तो हमें पता चलता है कि वहाँ पे उसका घर ही नहीं है। पहली बात तो जो उनको बताया हुआ है जो लड़के वालों को बताया हुआ घर ही नहीं है वहाँ पे, बताओ। ठीक है। तो उनको हमने रिपोर्ट किया वापस कि भाई यहाँ तो घर नहीं है। तो उन्होंने कहा यार मेरे पास तो यही है, आप प्लीज़ करो कोशिश। तो फिर हमने दोबारा दूसरी टीम भेजी जो सर्च करती है और अच्छे तरीके से। तो उन्होंने उसका घर पता लगा लिया, सेम मोहल्ले में था, कहीं और था, थोड़ी दूर था, 3-4 किलोमीटर अलग था। तो घर पता लगाया तो घर में पता लगा कि वो लड़की रहती नहीं है यहाँ पे। अब अच्छा, कहाँ रहती है? वो अलग रहती है कहीं पे, कहाँ रहती है वो पता नहीं। मॉम डैड यहाँ रहते हैं? मॉम डैड यहाँ रहते हैं। तो मैंने कहा यार लड़की नहीं रहती, अब क्या करें, ठीक है। अब कहते यार आप पता करो इसको। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब जो हमारी वो स्टिंग ऑपरेशन की बात थी, तो हमने उनके फादर से बात करना, मैंने कहा डायरेक्ट फादर को अप्रोच करते हैं। उसके फादर को अप्रोच किया, कोई कवर स्टोरी बना के। क्या बनाई आपने कवर स्टोरी की, क्या बोला आपको? वो नहीं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। तो कवर स्टोरी बनाई, उसके फादर को अप्रोच किया, लड़की के बारे में बात की। तो फादर ने क्या बताया, जो रिकॉर्डिंग में था हमारे पास, क्योंकि हम फ़ोन रिकॉर्ड करते उस समय जब हम इंक्वायरी करते, तो उसके फादर ने बताया कि मेरी बेटी की शादी जो है आज से 8 साल पहले हुई थी, उसके एक बच्चा भी है अभी, ठीक है, और वो अब घर से अलग रह रही है, जो बच्चा है वो हमारे साथ रह रहा है। अच्छा, ठीक है। अब देखो कितना बड़ा धोखा था ये, ठीक है। उसने घर से भाग के शादी की, जो हमें बाद में पता चला, उसने घर से भाग के शादी की लड़के के साथ, उस लड़के के साथ भी नहीं रही और बच्चा पैदा किया उसने, वापस आ गई और वो अब अलग रह रही थी, ठीक है। तो अब ना तो बच्चे का पता, ना घर से भाग के शादी का पता, ना ये पता कि डिवोर्स हो गया। अब अगर उधर मैरिज हो जाती तो उनके लिए बड़ी तकलीफ़ हो जाती, ठीक है ना। तो हमने सारी रिपोर्ट दी। अब लड़का क्योंकि थोड़ा सा 2-3 महीने से बातचीत कर रहा था लड़की से, तो वो थोड़ा प्यार में आ गया लड़की के। तो वो कहता नहीं जी मैं करूँगा तो इससे ही करूँगा, मतलब मेरे को तो ठीक लग रही है ये, कोई बात नहीं, अगर कर भी ली तो क्या हो गया, ऐसे ही होते हैं लड़के, ठीक है। तो अब उसके भाई ने बोला कि यार ऐसे तो ठीक नहीं है, तो अब क्या करें, कोई प्रूफ दो। फिर हमने उसका जो सोशल मीडिया की भी बात करें तो सोशल मीडिया निकाला उसका। अब वो एक इंश्योरेंस एजेंट का काम करती थी। अच्छा, हमने कहा चलो इसको डायरेक्ट अप्रोच करते हैं। अब हमारी टीम ने उसको अप्रोच करना शुरू किया कि हम चलो एक पॉलिसी निकालते हैं। पॉलिसी के लिए उसको कॉल किया, अब वो फ़ोन ही नहीं उठा रही है। उसको अलग अलग नंबर से हमने 3-4 दिन अलग अलग टाइम पे फ़ोन किया, उसने फ़ोन ही नहीं उठाया। फिर हमने उसको मैसेज ड्रॉप किया कि हमें एक पॉलिसी लेनी है आपसे, हमें पता चला है कि आप इंश्योरेंस एजेंट हो और पॉलिसी निकालनी, तो आप हमसे बात कर लो, ठीक है। उसने कहा नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, आप किसी और को ट्राई कर लो। तो जब हम सोशल मीडिया उसकी देख रहे थे तो हमें पता चला कि इसको इंसेंटिव में सिंगापुर का ट्रिप भी मिला हुआ है। तो इंसेंटिव उसी को मिलता है जो बहुत काम करता है। तो हमने कहा यार ये तो फ़ोन भी नहीं उठाती, तो ये काम क्या करती है, तो ये तो बड़ा गड़बड़ वाला मामला है। तो फिर हमने क्या किया कि उसके सोशल मीडिया से उसकी जो पुरानी कंपनीज थी वो निकाली, उनसे फिर हमने बात की। अब उसमें एक बंदा हमें मिल गया, कहता जी मैं पैसे लूँगा, मेरे पास उसकी एक वीडियो है। वो मेरे ऑफिस में काम करती थी और हमारे पीएन के साथ उसका सेक्स करते हुए वीडियो है। अरे ठीक है, पीएन के साथ? हाँ। बाप रे। तो हमने कहा भाई कितने पैसे लोगे आप? तो वाईफाई वाला ही हो गया, वाईफाई वाला हो गया, ये बड़ा कॉमन है वाईफाई वाला मामला, ठीक है। तो कुल मिला के फिर हमने क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन दी कि भाई ऐसे ऐसे बात है, इनके पास है, अगर आप पैसे खर्च करना चाहते हो तो आप देख लो, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है इसकी, क्योंकि हमने आपको रिपोर्ट दे दी है, इतनी रिपोर्ट काफ़ी है बच्चे को समझाने के लिए। फिर उसने कहा यार आप समझाओ। फिर उसके भाई से मैंने बात की, उसको समझाया कि भाई देखो ऐसा है कि उसने ये झूठ तो हमने पकड़ लिया, उसने और क्या झूठ बोले हैं आपसे ये तो नहीं पता ना। ये तो शादी वाला झूठ बहुत छोटा झूठ नहीं है, ये बहुत बड़ा झूठ है, बच्चा भी है। सही बात है सर, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, वो क्यों उसने अलग हुई, पहले क्यों शादी की उसने, तो पता नहीं है इस चीज़ का। तो आप इसमें रिस्क मत लो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का सवाल है। अभी तो हमने थोड़े से पैसे लेके 35-40 हज़ार रुपये लेके आपका काम कर दिया, लेकिन जब आप पोस्ट मैट्रिमोनियल लेके आओगे तो वो 2-4 लाख रुपए आपके खर्च होंगे।
तो उसका फ़ायदा नहीं है, आप दुखी और होगे। उसने आपके फिर उसको समझाना पड़ा कि भाई देखो लड़कियां ऐसे ऐसे झूठे केस कर देती हैं, ठीक है, मेंटेनेंस का केस कर देगी, कल को दहेज का केस कर देगी, अननेचुरल सेक्स का केस कर देगी, फिर आप क्या करोगे। जब उसको समझाया फिर समझ गया वो। तो उसके 2 महीने बाद एक केस हमारे पास और आया उन्हीं का, एक लड़की का, और तो उसको इन्वेस्टिगेट किया हमने। तो वो लड़की अच्छी थी, तो उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट चली गई, तो उनकी शादी हो गई। अच्छा, चलो बचा लिए एक लड़के को आप। कितना टाइम देते हो सर आप एक क्लाइंट के पीछे, कितने दिन? जनरली 2 हफ्ते के आसपास, 2 से 4 हफ्ते लगते हैं। डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी इंक्वायरी है, कितना क्या करना है उसके अंदर। तो 2 हफ्ते मिनिमम मान के चलो, 2 हफ्ते में काम हो जाता है जनरली। कभी ऐसा हुआ है कि कोई किसी लड़के को आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, अभी तो आपने केस बताया, आप लड़की को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, जी जी। कोई केस आया हो कि किसी लड़के को इन्वेस्टिगेट करना, फिर आपने उसको स्पाई किया हो? प्री मैट्रिमोनियल में मेरे पास सीबीआई के एक बड़े अधिकारी थे, मेरे जानकार थे थोड़े वो, और उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया कि यार मेरी सिस्टर की शादी करनी है, उसके लिए लड़का देखा है, और आप जो है इसके बारे में थोड़ा पता लगा लो कि ठीक ठाक है या नहीं है। तो हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने बायोडाटा दे दिया। बायोडाटा में लिखा हुआ है कि उसका पेट्रोल पंप है, उसका MBA किया हुआ है उसने, और 2 कंपनी चला रहा है। तो इस तरीके की एक पिक्चर बनाई हुई है उसकी, जो बहुत अट्रैक्टिव लगती है कि भाई जो पेट्रोल पंप है बंदे का, एक अच्छा रिश्ता है। तो जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो कंपनी जो थी 4-4 महीने पुरानी थी उसकी दोनों, जिसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, ROC में कोई पेपर फाइल नहीं हुए थे, कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी, उसमें काम नहीं हुआ कोई, इवन बैंक अकाउंट भी नहीं खुला हुआ था उनका। तो हमने कहा यार ये तो फ्रॉड हो गया यहाँ पे। तो हमने कहा चलो अब पेट्रोल पंप को देखते हैं। तो पेट्रोल पंप को देखा तो पेट्रोल पंप उसका था ही नहीं, पेट्रोल पंप उसके चाचा का था, जो 15-20 साल पहले अलग हो गए थे। मतलब उसका कोई दूर दूर से लेना देना नहीं था उस पेट्रोल पंप पे। और फिर हमने कहा चलो अब एजुकेशन भी देख लेते हैं। तो एजुकेशन में हमने उसके एक कज़िन को पकड़ा, उसके होम टाउन जाके कज़िन से इंक्वायरी की, एक कवर स्टोरी बना के। तो उससे पता चला कि वो कवर स्टोरी का कोई एग्जांपल दे सकते हो कोई भी? कवर स्टोरी कई बार हम ऐसे बना लेते हैं कि भाई इन्होंने लोन अप्लाई किया हुआ है, तो हमने मतलब इनको वेरिफिकेशन है उस चीज़ की, ठीक है, इन्होंने बिजनेस लोन अप्लाई किया हुआ है। अच्छा। तो उस तरीके का, मतलब इस तरीके की कोई भी कवर स्टोरी बना लेते हैं। तो क्या पता चला? तो पता चला वो 12th पास है बंदा, तो वो कभी कॉलेज भी नहीं गया इवन। तो हमने रिपोर्ट बना के भाई साहब को दी, और जब उनको पता चला तो वो फैल गया, कहता यार किसने पता किया, गोली मार दूंगा उसको मैं, ठीक है। तो मैंने कहा यार, अब कहता यार क्या करें। मैं कहा भाई आप इतने बड़े अधिकारी हो, आपको झूठ बोला इसने, अब देखो क्या करना आपने, तो आपका अब कॉल है कि आपने क्या करना। अब मेरा तो काम ख़त्म हो गया, मैंने आपको सच्चाई बता दी। तो शरीफ आदमी थे कुल मिला के, ठीक है, CBI में थे लेकिन बढ़िया इंसान थे, शरीफ थे। अब हर तरीके के लोग होते हैं ना, तो ये चीज़ है। तो इस तरीके से फिर वो केस ख़त्म हुआ हमारा। सर कुछ साइबर क्राइम भी चल रहा है आजकल बहुत ज़्यादा, और लोगों की वीडियो फ़ोटोएँ भी लीक हो रही हैं उस वे में भी, और पैसे वैसों का स्कैम भी हो रहा है। तो उस वे में भी आपको लोग अप्रोच करते हैं? मतलब साइबर क्राइम के केसेस मेरे पास बहुत आते हैं। किस तरह के? अभी मेरे पास एक केस आया था, एक लेडी थी, उसकी कुछ फ़ोटो वायरल कर दी उन्होंने, मतलब जैसे डीप फेक होता है, डीप फेक बना करके फोटो जो आजकल चल रहा है कि भाई सेलिब्रिटीज की फोटोज, हाँ जी, फेस यूज़ कर रहे हैं किसी और की फेस, हाँ फेस यूज़ कर लिया उसका और बॉडी किसी और की है, तो वो एक किस्म से न्यूड फ़ोटो बना दी, और वो फ़ोटो जो है टेलीग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू फैला दी इधर उधर। तो अब जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम होगी। तो उन्होंने साइबर क्राइम में भी कंप्लेंट की, हमने भी उसके ऊपर काम किया। तो टीम के साथ मिलके उसको हमने इन्वेस्टिगेट किया, पता लगाया सारा कुछ, और वो हमने फिर करा के उनकी फ़ोटो वगैरह डिलीट कराई सिस्टम से। इंस्टाग्राम को हमने अप्रोच किया, और कुछ जो पॉर्न वेबसाइट्स थी उनके ऊपर भी उनकी फ़ोटो चली गई थी,
तो उनके साथ हमने मतलब कोरस्पॉन्डेंस किया, उनको बताया कि हम प्राइवेट डिटेक्टिव हैं, ऐसे हमारी क्लाइंट की फ़ोटो है, तो आपने अनऑथराइज्ड आपने यूज़ की हुई है उनको फ़ोटो को, तो उनसे परमिशन लेके उनसे लेटर वेटर लिखवा के तो वो हमने सारा उनका डिलीट करवाया वहाँ से। सर ये वाला केस कितना लंबा चलता है, जैसे आप ऐसी वेबसाइट्स को कॉन्टैक्ट ये करते 2 हैं? महीने चला था केस। तो ये इंस्टाग्राम वगैरह अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं इन चीज़ों का? नहीं करते हैं। उनके पास एक्चुअली क्या है कि टीम तो है बट केसेस इतने हैं उनके पास कि वो नहीं कर पाते। इसमें मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट थोड़ी कमज़ोर है, वो कर नहीं पाती, मतलब सीरियस नहीं है गवर्नमेंट को उसको लेकर के कि किसी की फ़ोटो आ रही है, कुछ आ रहा है। अब देखा जाए तो इंस्टाग्राम कोई पॉर्न साइट तो है नहीं। अब इंस्टाग्राम पे आप हर तरीके का स्टफ़ देख सकते हो, आपको पॉर्न चीज़ें भी मिल जाएंगी, न्यूडिटी बहुत मिल जाएगी आपको। तो मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसको रोक सकती है, बट अब गवर्नमेंट का एजेंडे में नहीं है, गवर्नमेंट का मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देती उसको, तो इस वजह से नहीं होता। जितना वो साइबर क्राइम की टीम बनाई हुई है, साइबर वाले आपको पता है पुलिस वाले कैसे बात करते हैं लोगों से, तो उस तरीके से वो रिस्पांस देते हैं, क्योंकि उनको सबसे पहले यही लगता है कि भाई फ़ोटो आपकी फ़ेक है या ओरिजिनल है, क्योंकि पुलिस वाले को लगता है कि भाई आप ही ने खींच के डाली होगी फ़ोटो, आपके पति ने डाली होगी। अब वो पति को अक्यूज़ बनाते हैं। अगर एक लड़की थाने में चली जाए कि भाई मेरी फ़ोटो ऐसी वायरल हो रही है जी, ये मेरी फ़ोटो नहीं है, सबसे पहले वो कहेगी बॉयफ्रेंड है तुम्हारा, पति है तुम्हारा, तो पति को पकड़ेंगे या बॉयफ्रेंड को पकड़ेंगे, उन्हीं के ऊपर डाउट करेंगे। सर जैसा हम बात भी कर रहे थे कि हमने मोस्टली प्री मैट्रिमनी इन्वेस्टिगेशन या फिर पोस्ट मैट्रिमनी इन्वेस्टिगेशन, हल्का फुल्का ऐसे केसेस बात करिए जो आपकी पोर्टफोलियो रहा है वो मोस्टली हाई प्रोफाइल रहा है। और अभी हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे कि आजकल ब्लैकमेलिंग एक बहुत मेजर इशू बन गया है। बहुत मेजर इशू है, बहुत मेजर इशू तो है। थोड़ा इसको बताओ सर, कहाँ कौन सी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा ब्लैकमेलिंग चल रही है और ये होती कैसे है? इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना लोगों के जानने के लिए, मतलब लोगों को इस बारे में अवेयर होना बड़ा ज़रूरी है कि ब्लैकमेलिंग किस तरीके से होती है, कहाँ कहाँ से ब्लैकमेलिंग होती है, और कौन लोग ब्लैकमेलिंग करते हैं और किस तरीके से बचाया जा सकता है अपने आप को। देखो, ब्लैकमेलिंग के जो हमारे पास केसेस आते हैं ना, पहले एंसेस्ट्रली हम सुनते आते थे कि भाई एक मेल है फीमेल को ब्लैकमेल करता है क्योंकि उसके फोटोज़ और वीडियोज़ निकाल लिए, रिलेशनशिप में थे, एंड अ मेल इज़ ब्लैकमेलिंग अ फीमेल। फॉल्स रेप केसेस डालने के थ्रेट होते हैं कि हम रेप केसेस डाल देंगे। सेक्सटॉर्शन के एक्ट्स हो गए हैं, जितनी भी डेटिंग साइट्स है, बम्बल हो गई, टिंडर हो गई, दूसरी ऐप्स हो गई, यहाँ पे फेक प्रोफाइल्स बना के गर्ल्स ज्वाइन कर लेती हैं और पूरा गैंग इन्वॉल्व होता है पीछे। और ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग जो लोग गलेबल लोग होते हैं जो फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, ठीक है, उनको ट्रैप करते हैं, पहले हनी ट्रैप करते हैं, फिर उनके साथ वीडियोज़ निकालते हैं उनको ओयो रूम जैसी जगहों में बुलाया जाता है, उनके वीडियोस निकाले जाते हैं, फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। पूरा नेक्सस इसमें इन्वॉल्व होता है। स्पा सेंटर्स खुल गए हैं। स्पा सेंटर्स में क्योंकि प्राइवेट मोमेंट्स भी स्पेंड करते हैं कई लोग अंदर जाके, ठीक है, तो जो स्पा सेंटर्स में अंदर जो मसाज करती हैं लेडीज़, ऐसे कितने केस हमारे पास आए हैं जो कि उनको ब्लैकमेल करती थी और देन वी हैव टेकन देम आउट ऑफ देम क्लचेस कि मैं जो फंस जाते थे। ऐसे केसेस बड़े आते हैं हमारे पास, आते हैं कि हनी ट्रैप करके फॉल्स रिपीज, और मैं छोटी मोटी बात नहीं कर रहा हूँ, पॉलिटिशियंस के केसेस आते हैं जिसमें हनी ट्रैप कर लिया पॉलिटिशियंस को और हनी ट्रैप करके उनसे लार्ज चंक्स ऑफ मनी एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, ठीक है, हाँ, ऐसे केसेस आते हैं। और मेल्स के जो फीमेल्स को ब्लैकमेल करते हैं वो तो आम बात है ही, वो केसेस तो आते ही आते हैं हमारे पास हैं। पर जैसे आप बॉलीवुड के साथ भी काम करते हो, मतलब इतने सारे एक्टर्स आप जानते हैं आपको, तो उनके साथ भी लोग करते हैं ब्लैकमेलिंग? हाँ, बहुत होती है। बल्कि एक बात बताऊँ, जितना हाई प्रोफाइल होता है ना आदमी, ब्लैकमेलिंग उतनी स्ट्रांग होती है। कॉर्पोरेट्स को ब्लैकमेलिंग होती है, पॉलिटिशियंस के साथ ब्लैकमेलिंग होती है, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के साथ ब्लैकमेलिंग होती है। इनफैक्ट मेरे पास एक इंटरेस्टिंग एक केस स्टडी भी है जो हमने एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी के लिए काम किया था। इसमें क्या था कि एक बॉलीवुड वेरी वेल नोन बॉलीवुड सेलिब्रिटी आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं किसी छोटी मोटी बॉलीवुड सेलिब्रिटी की बात नहीं कर रहा, वेरी वेल नोन पर्सन, ही इज़ मैरिड, उसके किड्स भी हैं अपने, और वो जो है उनका किसी एक फीमेल के साथ अलायंस हो गया। तो जो फीमेल थी वो बॉलीवुड के उससे नहीं थी, बॉलीवुड सर्कल से नहीं थी। तो अब क्या था कि वो उनके साथ एक तरह से पैरेलल फैमिली उन्होंने रन करनी अपनी शुरू कर दी, ठीक है, तो काफ़ी क्लोज हो गए उस फीमेल के साथ, और मतलब दिन रात उसके साथ रहना एंड ऑल दैट, जब भी उनको मौका मिलता था उसी के साथ ही रहते थे, और उसको अलग से घर भी दिलवा रखा था और ह्यूज चंक्स ऑफ मनी भी उसको पे किया जाता था। तो नाउ, और इमोशनली इन्वॉल्व हो गए थे बेसिकली उसके साथ। बट ये जो फीमेल थी ये उनके साथ इतनी ऑब्सेस्ड हो गई कि वो जो है ना बियर ही नहीं कर पाती थी कि वो अपने घर वापस क्यों जाते हैं, अपनी वाइफ के पास क्यों जाते हैं, अपने बच्चों के पास क्यों जाते हैं,
ठीक है। तो वो जो है उसको हर बार जो है ह्यूज फाइट्स होती थी उनके बीच में विद द कोर्स ऑफ टाइम। इनिशियली वो कहती थी कि मैं आपके बच्चों को भी देख लूँगी, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। बाद में जब वो अपने वाइफ के पास जाते थे और बच्चों के पास जाते थे तो अंदर से उसको चिढ़ मचती थी बहुत ज़्यादा। तो वाइफ और अब वो क्या कहती थी, वो इस हद तक उतर आई थी कि हर टाइम उनको मॉनिटर करना, हर टाइम कभी उनके ऊपर स्पाई करना, ये देखना कि वो अपनी वाइफ के कितना कितना खुश हैं, ठीक है, क्योंकि वो उसको ये बोलते थे कि मेरी वाइफ के साथ इतना मैं खुश नहीं हूँ। तो ये देखना हर टाइम किसी न किसी तरह स्पाई करते रहना कि वाइफ के साथ कितना खुश हैं, कितना खुश नहीं है, ठीक है, तो बच्चों के साथ कहाँ घूमने जा रहे हैं। और उनको कंसर्न कब हुआ, उनको कंसर्न तब हुआ जब एक बार ना उसने गुस्से में आके, जब लड़ाई हो रही थी ऐसे ही, ठीक है, तो उसने ये बोल दिया कि मैंने ना बात कर ली है और मैं तुम्हारी वाइफ को ही मरवा दूंगी। ओह शिट। हाँ हाँ। अब वो अपनी वाइफ के साथ भी इमोशनली अटैच थे, वो अपनी वाइफ को छोड़ना नहीं चाहते थे, किसी भी तरीके अपनी फैमिली को नहीं छोड़ना चाहते थे। तो अब ये बात उनको बड़ी बॉदर कर गई। अब वो थे बड़ी डिलेमा में, क्योंकि वो जो है इसको भी नहीं छोड़ पा रहे थे और उसको वाइफ के अगेंस्ट भी कुछ नहीं चाहते कि ये कुछ करे। तो अच्छा, अब इन्होंने उसको कन्फ्रंट किया। तो कन्फ्रंट किया तो उसके पास ऑब्वियसली जब आप प्राइवेट मोमेंट स्पेंड करते हो, आप पिक्चर्स वीडियोस वगैरह बना लेते हो, और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के लिए तो एक भी चीज़ मीडिया में लीक हो जाए तो इट्स एन एंड ऑफ करियर, ठीक है, पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में फैल जाए। तो अब क्या है कि अब उनके लिए इतना टफ सिचुएशन हो गई थी कि सारी मेरी प्राइवेट पिक्चर्स वीडियोस के पास हैं, एंड उसने जो है उसने बोल भी दिया। अब उसने धीरे धीरे उन्होंने इसको अवॉइड करना शुरू कर दिया। जब अवॉइड करना शुरू किया, इसको कम जाना शुरू कर दिया, एकदम से बिल्कुल कट नहीं किया लेकिन कम जाना शुरू कर दिया, कम पैसे देने शुरू कर दिए। देन उसका नया रूप उन्होंने देखा। वो कहते हैं कि मीडिया में लीक कर दूंगी वीडियोस पिक्चर्स, तुम्हारी फैमिली को भेज दूंगी, तुम्हारी वाइफ को भेज दूंगी, तुम्हारे बच्चों को दिखा दूंगी। तो ये जो था, ये एक टर्निंग पॉइंट था। अब इस टाइम पे उन्होंने सोच लिया कि मुझे इसको छोड़ना और इससे बाहर निकलना है। तो देन ही केम टू अस। तो उन्होंने हमारे को खुद कुछ खास लोगों के थ्रू, जो बीच में कॉमन रेफरेंसेस थे, उसके थ्रू हमें कांटेक्ट किया। देन वी केम इनटू पिक्चर। अब मैटर इतना सीरियस था कि नॉर्मल हम ब्लैकमेलिंग केसेस में क्या करते हैं, पुलिस की हेल्प लेके हम ऐसे ब्लैकमेलर्स को थाने में ले आते हैं, ऑफिशियल कंप्लेंट एक फाइल कराते हैं हम पुलिस स्टेशन में, लेकिन उसको एफआईआर में कन्वर्ट नहीं कराते। और ऑफिशियल कंप्लेंट के बेस पे पुलिस एक्शन लेने की स्थिति में आ जाती है, ठीक है, और उसके बेस पे हम ब्लैकमेलर को थाने में ले आते हैं। उसके बारे में पहले पूरा बैकग्राउंड चेक करते हैं, उसके सारे लूप होल्स चेक करते हैं, और लूप होल्स चेक करने के बाद जो उसके जहाँ पे पॉइंट्स वो वीक होता है, ठीक है, उन पॉइंट्स को हम पॉइंट आउट करके अपने उसमें रखते हैं, रिकॉर्ड्स में रखते हैं कि हम इसको यूज़ करेंगे एट द टाइम कि जब हमें अपने क्लाइंट को बचाना होगा उस टाइम पे। फिर हम उसको अपने पुलिस के थ्रू हम उनको उठा के पुलिस में ले आते हैं, और वहाँ पे लाके फिर उनके ऊपर प्रेशर डाल के उनसे कन्फेशनल स्टेटमेंट्स ली जाती हैं, उनसे रिकवरीज़ करी जाती हैं, जो भी उनके पास मटेरियल होता है, इलिसिट मटेरियल होता है, उसकी रिकवरीज़ करी जाती हैं। तो इस तरीके से हम अपने क्लाइंट्स को नॉर्मली प्रोटेक्ट करते हैं। बट इस केस में क्या था, इस केस में एक तो फीमेल इन्वॉल्व थी, ठीक है, और दूसरी बात, उसको थाने में लाने का मतलब ये था, इसमें ये भी था कि सारे बॉलीवुड सर्कल में पुलिस को पता चल गया, पुलिस भी कितने लोगों से कनेक्टेड रहती है, और ऐसी चीज़ अंदर से थाने के अंदर से लीक हो जाए कि भाई ऐसे कोई इतना बड़ा बॉलीवुड स्टार की जो वीडियोज़ हैं, प्राइवेट वीडियोज़ हैं, पिक्चर्स हैं, ठीक है, वो एक ऐसे लेडी ब्लैकमेल करी, बड़ा इशू बन सकता है। पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना था। हमारी क्लियर इंस्ट्रक्शन थी कि इस मामले में पुलिस को इन्वॉल्व करना ही नहीं है, ठीक है। सो हमें क्या था कि अब हमारे को बड़ा एक अनकन्वेंशनल तरीका सोचना था इसको, केस को सॉल्व करने का। हमने सोचा कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो हमने इस लेडी के बारे में उसकी पूरी बैकग्राउंड रिसर्च करी, सब कुछ किया। तो बेसिकली हमें पता चला कि ये ना लेडी शुरू से ही बड़ी पॉजेसिव रही है, ठीक है, इसे पास्ट रिलेशन में बड़ी पॉजेसिव थी, और थोड़ी सी इसको इलनेस भी रहती थी, डिप्रेशन में भी रहती थी, लोनली रहती थी। बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं था इस लेडी का, तो फ्रेंड सर्कल ना होने की वजह से और लोनली थी, इसलिए ज़्यादा चाहती थी कि ये मेरे पास रहे, क्योंकि अपना सर्कल नहीं था। वैसे वेरी ब्यूटीफुल लेडी, वेरी ब्यूटीफुल, और बहुत अच्छे पीछे बैकग्राउंड से भी आती थी, लेकिन क्या था कि लोनली थी बस। अब क्या था कि हमें क्या करना था कि हमें एक अनकन्वेंशनल तरीका अपनाना था कि ये उसकी लाइफ से बाहर निकल जाए, उसको ब्लैकमेल ना करे। तो हमने क्या किया कि हमने एक अपनी फीमेल एक्ट्रेस जो थी, जो बॉलीवुड की खुद एक छोटी मूवीज़ में आती हुई एक्ट्रेस थी, स्ट्रगलर थी बेसिकली, बट नोन स्ट्रगलर थी, उस कई सारी छोटी मूवीज़ में वो आ चुकी थी, वेल नोन फेस था वो। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम लोग ना अंडर कवर एजेंट्स रखते हैं अपने यहाँ। कहीं मेल अंडर कवर एजेंट होते हैं, फीमेल मॉडल अंडर कवर एजेंट्स होती हैं, मेल मॉडल अंडर कवर एजेंट्स होते हैं, जो हमारे लिए ऐसे अंडर कवर ऑपरेशंस पे काम करते हैं। हम जो है और ट्रस्टेड होते हैं लोग। तो ऐसे ही हमने एक अपनी फीमेल अंडर कवर एजेंट को यूज़ किया, जो खुद की एक बॉलीवुड एक्ट्रेस थी।
उसको हमने इसके जहाँ पे रहती थी मुंबई में उसके बराबर में इसको घर दिला दिया, और घर दिलाने के बाद उसको लेडी को उसने धीरे धीरे से फ्रेंडशिप करनी शुरू करी। अच्छा, हमने क्लाइंट को भी ये बोला कि अभी आप पूरी तरह विड्रॉ मत करो, कहीं एकदम से बैकफायर ना कर जाए, आप धीरे धीरे करके विड्रॉ करो, अभी आप इससे मिलते रहो ताकि ये सब्साइडेड रहे थोड़ा सा, तो और इसको पैसे भी देते रहो। तो उन्होंने जैसा हमने कहा वैसा किया, उसको पैसे भी देते रहे और उसको थोड़ा सब्साइडेड रखा। इन द मीनवाइल जो हमारी फीमेल अंडर कवर एजेंट थी वो सुबह जिम में जाती थी, उसका जिम में भी जाती थी, सुबह वॉक पे जाती थी, वॉक पे भी जाती थी, उनकी सोसाइटी में कोई फंक्शंस होते थे, उनके सोसाइटी में फंक्शंस में भी अटेंड कर दिए साथ में, तो धीरे धीरे उससे क्लोज होना शुरू हो गई। अब वो इतना क्लोज हो गई उसकी खास फ्रेंड बनने लगी। वो लोनली तो थी वो गर्ल, उसको कोई ना कोई साथ चाहिए था, तो फ्रेंड भी बड़ी जल्दी बन गई वो। अब फ्रेंड बनने के बाद इसने फीमेल ने क्या किया कि अपने जो उसका अपना सर्कल था एक्टर्स का और एक्ट्रेसेस का, उसको उस फीमेल को अपने साथ ले आए कि हम इनमें घूमते हैं। उसको क्लब्स में ले जाना शुरू कर दिया, उसको शॉपिंग्स पे ले जाना शुरू कर दिया, उसको एन्जॉयमेंट करानी शुरू कर दिया अलग अलग जगहों पे ले जाके। तो उससे क्या हुआ कि उसका ध्यान ना हमारा जो क्लाइंट था उसकी तरफ हटना शुरू हो गया, और क्योंकि उसको एक अलग से एक पर्पस मिलने लगा कि मैं घूमने जा रही हूँ, फिरने जा रही हूँ, शॉपिंग्स पे जा रही हूँ, पूरी तरीके से उसको इंडल्ज कर दिया, इन्वॉल्व कर दिया उस ग्रुप में। तो मेल्स भी थे, फीमेल्स भी थी, उसमें से ये एक मेल मॉडल जो था, ठीक है, उसको थोड़ा सा वो उससे क्लोज आना शुरू हो गया, ठीक है, कि उसको ज़्यादा उसे तरफ कंसर्न दिखा के, उसकी केयर करके, उसके साथ उसके बारे में बातें करके और क्लोज आना शुरू हो गया। ये ऑपरेशन हमारा 1 साल 1.5 साल तक चला, लेकिन वो 1 साल 1.5 साल में हमने उसकी साइकोलॉजी को काउंसलिंग कर करके थ्रू अंडरकवर एजेंट इतना चेंज कर दिया कि वो जो है बिल्कुल ही उससे बाहर निकल गई। और भी उसके पास एविडेंसेस थे, जो हमारा मेल अंडरकवर एजेंट था, जब वो उससे क्लोज हो गया, उसने बता दिया था कि हाँ मेरा ऐसे रिलेशनशिप था हमारे सर्कल में, तो उसने उससे डिलीट भी करवा दिए किसी बहाने से, नेचुरली करवा दिया आपने, नेचुरली ही करवा दिया। तो बेसिकली कई बार ना आपको अनकन्वेंशनल मेथड्स यूज करने पड़ते हैं इन्वेस्टिगेशंस को अंजाम देने के लिए। तो सर कभी ऐसा हुआ है कि जैसे आप कोई पावरफुल बंदा हो आपके अगेंस्ट या कुछ, या किसी को परेशान करो, जैसे एक्सटॉर्शन के केसेस होते हैं, ऐसा कुछ होता है, तो उसके खिलाफ आपने इन्वेस्टिगेशन करी हो और मतलब वो भी भारी पड़ गया हो कि भाई आप नहीं कर पा रहे इन्वेस्टिगेशन, ऐसा कुछ हुआ है कभी? चैलेंजिंग केस बेसिकली कोई? देखो, चैलेंजिंग केसेस तो बहुत सारे आते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई हमारे ऊपर भारी पड़ गया हो, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों की इन्वेस्टिगेशन इतनी डिस्क्रीट होती है कि पता ही नहीं चलता किसी को भी, ठीक है। और पॉलिटिकल केसेस जो होते हैं ना, जैसे कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस हमें हायर करते हैं अपनी पर्सनल इन्वेस्टिगेशंस के लिए, ठीक है, और ऐसे ही सेलिब्रिटीज़ भी करते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग हमारे को हायर करते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशंस के लिए। लेकिन क्या होता है कि एक तो इन्वेस्टिगेशन डिस्क्रीट होती हैं, और हम ना अपने क्लाइंट्स को उतना ही कमिट करते हैं जितना हम डिलीवर कर सकते हैं। हम वो कमिटमेंट ही नहीं देते जो हम कर नहीं सकते, और जिसमें हमें डाउट होता है कि भाई ये काम हो भी सकता है और ये काम नहीं भी हो सकता, हम पहले ही बता देते। जैसे कि अब फॉर एग्जांपल अब एक मिसिंग पर्सन केस है, ऐसे बड़े सारे केसेस आते हैं जिसमें पर्सन को अल्जाइमर्स होता है या डिमेंशिया होता है, ओल्ड एज में हो जाता है लोगों को, या डिप्रेशन होता है, वो घर छोड़ के चले जाते हैं, खो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको याद ही नहीं रहता अपना घर का एड्रेस। बड़े सारे केस आते हैं। ऐसे केसेस में आपको ब्लाइंड इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़ती हैं, क्योंकि क्या होता है कि इन लोगों का पैटर्न नहीं होता। अगर आदमी पैसे लेके भागा है ना, उसको ट्रेस करना ज़्यादा ईजी है, कोई लड़का लड़की भाग गया, उनको ट्रेस करना ज़्यादा ईजी है। लेकिन जो लोग अल्जाइमर से वो होते हैं, या जिनको वो होता है डिमेंशिया होता है, इन लोगों को ट्रेस करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम लोग कभी भी जो ना क्लाइंट को ये नहीं बोलते कि भाई हम 100% को ट्रेस कर ही लेंगे। ऐसे केसेस में हमेशा 50-50% चांसेस रहते हैं, आदमी मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन हमने प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो जब आपकी इन्वेस्टिगेशन में क्लाइंट के साथ कमिटमेंट्स क्लियर होती हैं, ठीक है, तब आपके ऊपर कोई इशू नहीं आता। लेकिन एक केस मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। ये केस जो था, ये एक ऐसा केस था जिसमें वी वर अंडर अ लॉट ऑफ थ्रेट, जहाँ पे जो हमारा क्लाइंट ही जो है हमारे ऊपर रॉग हो गया और हमारे ऊपर भारी पड़ गया। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। एक हमारे पास एक पर्सन आया, वो एक US बेस्ड कंपनी थी, उसका इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर था, ओनर नहीं था, मैनेजिंग डायरेक्टर इंडिया में उन्होंने बना रखा था US बेस्ड कंपनी का। अब वो हमारे पास आया कि जी मेरे बिजनेस के सीक्रेट्स लीक हो रहे हैं, आप जो है, और मुझे अपनी सेक्रेटरी के ऊपर शक है, वो सारे जो मेरा काम है ना वो सारा लीक करती है बाहर। हमने कहा कि अच्छा ठीक है। कहते हैं कि आप ना उसको फॉलो करो, ये देखो कि हमारे किसी बिजनेस कॉम्पिटिटर्स तो नहीं मिल रही है, कुछ तो नहीं कर रही है। अब जब आपके पास एक MD लेवल का ऑफिसर आपके पास आके ऐसी बात करते तो आप जनरली बिलीव करो। तो हमने अपनी ड्यू डिलिजेंस पूरी करी, हमने सारे उससे अपने फॉर्म्स भी भरवाए, सारी चीज़ें करी। लेकिन अब उसने क्या किया कि हमने जो है उसका केस ले लिया, हमने उससे सेक्रेटरी को फॉलो करना शुरू कर दिया। अब 3-4 दिन के बाद वो सेक्रेटरी जो है उसका जाके एक
उसमें एक कार में अपने बॉयफ्रेंड से मिली और उसके साथ बैठ के ड्रिंक कर रही थी, ठीक है। तो वो हमने उसको बताया कि भाई किसी ऐसे बिजनेस कॉम्पिटिटर से नहीं मिल रही, वो अपने बॉयफ्रेंड से मिल रही है। वो एकदम से एंग्जाइटी में आ गया, कहता मुझे ये चाहिए, वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। मैंने कहा ये बिजनेस कॉम्पिटिटर थोड़ी है, तो बॉयफ्रेंड है उसका। नहीं नहीं वीडियो बनाओ, ठीक है। उसकी ना एंग्जाइटी देख के मुझे उसके ऊपर बड़ा शक हुआ, लेकिन फिर भी हमने उसकी वीडियो बना ली, ठीक है, लेकिन उसको पास ऑन नहीं करी, ठीक है। सो अब जो है 3-4 दिन बाद वो किसी से नहीं मिल रही थी, किसी बिजनेस कॉम्पिटिटर से नहीं मिल रही। 3-4 दिन बाद उसी बॉयफ्रेंड के साथ वो एक होटल में जा रही थी, ठीक है। तो हमने उसको बताया कि भाई किसी से नहीं मिल रही है, उसी बॉयफ्रेंड के साथ होटल में जा रही है। वो फिर से एंशियस हो गया, नहीं मुझे यही चाहिए, आप अभी वीडियो बनाओ, अभी वीडियो बनाओ। तो मुझे खटक गया, मैंने कहा कि ये कुछ और केस है, ये कॉम्पिटिटर केस ही नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने कहा जी हम इस केस को बंद कर रहे हैं, ठीक है, वी कैन नॉट प्रोवाइड यू वीडियोस और आपने पैसे वापस ले जाओ आके, ठीक है। उसने क्या किया, वो पैसे वापस लेने के बहाने से हमारे ऑफिस में आया। हमने कहा, हमने भी गुड फेथ, हमने कहा पैसे वापस ले जाओ, आपने काम से कराया, पैसे वापस लो, इससे ज़्यादा क्या करोगे, ठीक है। उसने क्या किया, जब उसको बुलाया तब तो वो आया नहीं, और अपने आप ही अचानक ही एट रैंडम अपने 2 गनमैन के साथ हमारे ऑफिस में आया। ऑफिस में हमारा डोर ब्रेक ओपन किया, डोर ब्रेक, मेरा कैबिन बहुत बड़ा है ऑफिस में, मेरे कैबिन के अंदर आ गया, और साउंड प्रूफ कैबिन है मेरा। उसके अंदर आके अपने गनमैन के साथ मुझे गन पॉइंट पे ले लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। अब बाहर वालों को पता नहीं है, मेरे स्टाफ को, कि क्या चल रहा है अंदर, ठीक है। अंदर उसने मुझे गन पॉइंट पे लिया हुआ है और पूरा ऑफिस तहस नहस कर दिया, ये देखने के मुझे वीडियोस थी जो आपने बनाई थी। अब वो वीडियोस कभी ड्रॉर खोल के सारी पेन ड्राइव देख रहा है, सारे मेमोरी कार्ड देख रहा है, टीवी में झांक के देख रहा है पीछे कि वहाँ पे कोई पेन ड्राइव तो नहीं लगी हुई है, उसमें लैपटॉप्स देख रहा है, सारी चीज़ें स्कैन कर रहा है, एक एक चीज़ स्कैन कर रहा है, और पूरा मुझे वीडियो चाहिए, वीडियो। ये सो एग्रेसिव, उसके गनमैन भी बड़े एग्रेसिव थे वो। अच्छा 1.5 घंटा हो गया, 1.25-2 घंटे हो गए, मैं बाहर ही निकल रहा हूँ, तो बाहर वाले स्टाफ को भी कंसर्न हो रहा था, वो बाहर से खड़खड़ा रहे थे कि क्या हुआ। अच्छा मेरी वाइफ जो थी, उन्होंने मेरी वाइफ को इन्फॉर्म किया घर पे कि ऐसा कोई अंदर घुसा है और सर दरवाज़ा भी नहीं खोल रहे हैं और कोई बाहर आ भी नहीं रहा है। तो उसने जो है मुझे वहाँ पे कैमरे पे लिया, और मेरे जो मोबाइल थे उसमें ना बग्स होते हैं कुछ, तो वो ना सुन सकती है मेरी वाइफ कि मेरे चारों ओर क्या बात चल रही है। ओके। हाँ, तो मेरे मोबाइल को अपने उसमें लेके उसने चारों ओर सुनना शुरू कर दिया। तब उसको समझ में आया कि ये तो बहुत बड़ा इशू हो गया है। उसने तभी पुलिस को वहाँ से इन्फॉर्म किया, ठीक है, और नीचे सारी सिक्योरिटी को इन्फॉर्म किया। जब लोगों ने बाहर खटाया तो उनको भी डर लग गया कि अब कुछ इशू होने वाला है। उन्होंने DVR निकाली मेरे कैबिन से, और DVR निकाल के, क्योंकि CCTV लगा हुआ था मेरे कैबिन में भी और पूरे ऑफिस में, और वो ब्रेक ओपन करके आए थे, तो उनका कोई क्लू ना आए। अपने सारे वो हैंकरचीफ से जो हैंडल्स पे जो फिंगरप्रिंट थे वो सारे साफ़ किए और DVR लेके चले गए। मिला उनको कुछ भी नहीं वीडियोज़ में, ठीक है, और लेके चले गए। अच्छा सिक्योरिटी जैसे ऊपर ही आ रही थी और ये नीचे DVR लेके उतर रहे थे, तभी जो है वहाँ पे पुलिस आ गई बड़ी लार्ज स्केल पे। फिर हमने वहाँ के जो है उस जगह के ADGP वगैरह को सबको बोला, और बड़ी स्ट्रॉन्ग FIR फाइल हो गई उनके अगेंस्ट, ठीक है। 384, 392 सेक्शंस में FIR फाइल हो गई। और वो जो गनमैन थे वो मेरा फ़ोन ले गए अपने साथ, जिसमें वो बग चल रहा था, तो हमें उनकी लोकेशन पता चल रही थी वो कहाँ पर हैं, और ये भी पता चल रहा था आपस में बातें क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने जो है पुलिस को बता दिया, पुलिस ने गनमैन को तो उसी रात को पकड़ लिया, उसी रात को पकड़ के अरेस्ट करके उनको जेल भेज दिया। वो आदमी भाग गया, ठीक है। वो जो था वो मिला नहीं, वो अंडरग्राउंड ही हो गया। पुलिस ने कई बार जाके उसे घर पे छापे भी मारे, सब कुछ मारा, फिर वो मिला नहीं। फिर इन्होंने जो गनमैन थे, इनकी बेल की एप्लीकेशंस लग रही थी। इतने में क्या हुआ, उसकी वाइफ आई उस आदमी की मेरे पास, वो आके मुझसे माफ़ी मांगने लगी, हाथ पैर जोड़ने लगी, और जो कई जो वो थे सीनियर लॉयर्स के कॉल्स आने शुरू हो गए कि सर माफ़ कर दो, आप बिज़नेस वाले लोग हो, क्यों आपस में फ़ाइट कर रहे हो। तो हमारे ऑफिस में भी हमारा मन नहीं था कि उसको करने का, लेकिन उसकी वाइफ आई, उसने आके हाथ जोड़े, माफ़ी मांगी, ठीक है। और उसने मुझे ये बताया, उसकी वाइफ ने, और जब उसके जो गनमैन थे जब बेल पे बाहर आ गए, वो मेरे से अनऑफिशियली आके मिले, उन्होंने मुझे बताया कि सर इसका तो अपनी सेक्रेटरी का अफेयर चल रहा था, और हाँ, और इसलिए जो है ना ये पागल हुआ था, वीडियोस मांग रहा था बॉयफ्रेंड। हाँ, उसको बॉयफ्रेंड के साथ वाली वीडियोस चाहिए थी इसकी। उसकी वाइफ ने भी बताया, मुझे इसका पहले से ही शक था, उसकी वाइफ खुद परेशान थी उससे। तो फिर आपने फिर उस केस को लेट गो कर दिया, मतलब उन इंसान के खिलाफ जो आपने कंप्लेंट्स करी थी, लेट गो कर दिया आपने, या फिर वो जो है फिर वो लेट गो हो गए, वो दोनों बेल पे छूट गए, और फिर हमने भी जो है ज़्यादा उसके ऊपर परस्यू नहीं किया। तो और उसको उसका लेसन मिल ही गया था, उसको समझ में आ गया था कि उसने कितना बड़ा गलती कर दी, तो फिर देन वी हैड लेट इट गो। तो कई बार आप ना सिचुएशंस में आ जाते हो डिस्पाइट ऑफ नो फॉल्ट ऑफ योर्स। एक दुबई की हमारे दोस्त थे, और
दोस्त क्या थे, फ्लाइट में मिले थे तो दोस्त हो गए थे। जब उन्हें पता चला प्राइवेट डिटेक्टिव हैं तो उन्होंने कहा यार अपना विजिटिंग कार्ड दे दो, पता नहीं कब आपकी ज़रूरत पड़ जाए। जैसे लोगों को डॉक्टर की, पुलिस की, किसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो उन्होंने एक ऐसे दोस्ताने में उन्होंने हमसे अपना चेंज कर लिया था कनेक्शन, कॉन्टैक्ट्स वगैरह। तो मुझे कॉल आती है कि यार संजीव जी, हमारे यहाँ एक एम्प्लॉय काम करता था और वो एम्प्लॉय पिछले 10-15 साल से काम कर रहा है। मेरा एक ऑफिस दुबई में है और एक ऑफिस मेरा मॉस्को में है और एक ऑफिस लंदन में है। मैं अपने बिज़नेस को देखने के लिए जाता रहता हूँ। इसी दौरान ये जो आदमी मेरे यहाँ काम करता है, ये एक तरीके से मनी कलेक्टर है कि हर जगह जाएगा, हर ऑफिस में जाएगा कि भाई आपके पास इतना पैसा रह गया, आपके पास इतना पैसा रह गया, वहाँ से पैसा लेना होता है इसने। बिल्स होते हैं, बिल्स दिखाता है, पैसे लेता है। सबको पता है, हमारे जितने कॉन्ट्रैक्ट हैं, जितने क्लाइंट्स हैं, सबको पता है कि पैसे लेने आता है। अब ये क्या कर रहा था, ये इस दौरान मेरे को 15-20 दिन लग गए इन सिटीज़ में, अपनी इस कंट्रीज़ में कहते हैं गए हुए अपने काम को देखते हुए। तो इसी बीच ये पैसा कलेक्ट करता रहा और पैसा कलेक्ट करके ऑफिस में ना जमा करके अपने पास रखता रहा। जब इससे पूछा गया ऑफिस के स्टाफ ने, जो सीनियर स्टाफ था, कि भाई पैसा लेके आए हो वहाँ से आपको 1 लाख दिरहम लाने थे, आपको वहाँ से 50,000 दिरहम लाने थे, वहाँ से आपको चेक लेके आना था, लाए हो? कहता नहीं सर, उसने ये बहाना बना दिया, उसने वो बहाना बना दिया, वो कह रहा मैं कल दूंगा, मैं परसों दूंगा। इस तरीके से टाइम को किल कर रहा था। जब मैं वापस आया और शॉप पे अपनी कहते हैं देखा मैंने लेज़र, तो मैं कहा यार इसमें तो कोई रिकवरी नहीं है, कोई पैसा ही नहीं आया, ये कैसे हो सकता है, आज तक ऐसा नहीं हुआ, बुलाओ उसको। तो हमने उसको फ़ोन किया तो रात के 8 बज रहे थे। उसने फ़ोन पिक किया तो मैंने कहा ऑफिस आओ। कह सर आप कब आए? मैं कभी भी आया हूँ, तुम ऑफिस आओ। कहता है सर मेरे को थोड़ा तबीयत मेरी ख़राब है, मुझे बुखार लग रहा है, तो मैं कल आ जाऊँ। कहता नहीं आप ऑफिस आओ, नहीं तो हम आते हैं आपके पास। तो कहता है सर ठीक है, फिर मैं 2-3 घंटे में आपके पास पहुँच जाता हूँ, थोड़ा नहा धो लेता हूँ, थोड़ा खा पी लेता हूँ, फिर मैं आपके पास आता हूँ। कहता कोई बात नहीं। 3 घंटे गुजर गए। 3 घंटे के बाद वो इंसान नहीं आया। अब यहाँ तो प्रॉब्लम हो रही है मालिक को कि यहाँ पे लाखों करोड़ों का बिजनेस कहते हैं और इसमें इतना पैसा रिकवरी थी, वो आई नहीं है। तो इमीडिएटली फ़ोन दोबारा किया गया तो उसका स्विच ऑफ आया। जैसे ही स्विच ऑफ आया, यहाँ पे क्लाइंट स्मार्ट था, उसको सिग्नल मिल गया कुछ तो गड़बड़ हो गई है। उसने इमीडिएटली, हमारे देश में क्या है कि ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो पुलिस कहेगी कल आना, परसों आना है, ये कंप्लेंट कैसी है, लेज़र दिखाओ, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर। दुबई में ऐसा नहीं था। दुबई में जैसे उसने पुलिस को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मेरे यहाँ एम्प्लॉय काम करता है और 10-15 करोड़ मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है और मैं उसको स्विच ऑफ है, मैं फ़ोन कर रहा हूँ और वो आ नहीं रहा है, हमने लड़का भेजा, घर पे ताला लगा हुआ है, समथिंग इज़ रॉन्ग। पुलिस ने इमीडिएटली एयरपोर्ट पे फ़ोन करके इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को पूछा, ये पासपोर्ट नंबर है? कहते सर वो तो 2 घंटे पहले फ़्लाइट लेके जा चुका है। भाई कहाँ की फ़्लाइट ली है? जी इंडिया की फ़्लाइट ली है। क्लाइंट ने मुझे फ़ोन किया रात को, अब रात के 12 बज रहे थे। देशवाल जी, पहले तो मैंने बड़ी मुश्किल से फ़ोन उठाया, 1-8 घंटे बार फ़ोन बज रहे थे। नेचुरल मैं जल्दी सो जाता हूँ 10 बजे के आसपास, तो 12 बजे बार फ़ोन आ रहे थे। मैं कहा यार क्यों इतना फ़ोन कर रहा है ये दुबई से। एनीवे फ़ोन उठाया। जैसे ही फ़ोन उठाया उसने बोला यार फटाफट तैयार हो जाओ और एयरपोर्ट पहुँच जाओ। मैं क्या हुआ एयरपोर्ट पर? कहता है यार ऐसे ऐसे वो बंदा आने वाला है और कहते हैं उसको आपने गिरफ्तार करवाना है। मैंने कहा बॉस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, किस गेट से निकलेगा, कहाँ से टैक्सी पकड़ेगा, विदाउट टीम लिए वहाँ जाना सुई ढूंढने के बराबर है। लेकिन फिर भी चलो आपने कहा है तो कोशिश कर लेते हैं। कह रहे पेमेंट की बाद में बात हो जाएगी, आप इमीडिएटली कर लो। टीम तो नहीं जा सकती थी, क्यों रात के 1 बजे मैं 2 बजे किस टीम को बोलता, कहाँ बोलता। मैं खुद अपने साथ 2 लड़के लेके, नहीं 2 लड़के मेरे पास हमेशा ही रहते हैं, 2 लड़के लेके मैं पहुँच गया। नेचुरल एयरपोर्ट पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब एयरपोर्ट पे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। इन्वेस्टिगेशन में हमने उसको सिंगापुर से जाकर अरेस्ट करवाया, क्योंकि वो यहाँ आया, दोबारा उसने इमिग्रेशन में चेक किया, फिर वो सिंगापुर चला गया। सिंगापुर हमने इन्वेस्टिगेशन करी, सिंगापुर की पुलिस से बात करी, उसको वहाँ से अरेस्ट करा के फिर हम इंडिया लेके आए। होता क्या है ना, इन्वेस्टिगेशन में आपको टाइम बहुत कीमती है। अगर आपने इमीडिएटली स्टेप्स नहीं उठाए टाइम के साथ, तो आपको कई बार इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेंगी, कई बार चीज़ें बहुत आपसे दूर हो जाएंगी। एक बार कहते हैं हमारे पास एक लेडी ने हमें फ़ोन किया कि संजीव जी आपकी सर्विस चाहिए। मैं कहा जी ऑफिस आके मिलो। ये इंडिया की बात है या इंडिया के बाहर की बात? बाहर से लेडी ने फ़ोन किया था, केस इंडिया का था।
तो वो हमारी हेल्प लेना चाहती थी, कहती हैं संजीव जी मेरे से एक आपकी सर्विस हायर करना चाहती हूँ। तो मैं मेरे से पर्सनली आके मिलो। कहती है नहीं देशवाल जी, मैं आउट ऑफ इंडिया हूँ, मैं नहीं मिल सकती हूँ, आप मेरा केस समझ लो, तो जैसे आप कहोगे वैसे हो जाएगा। मैं बताइए अपना केस बताइए। कहते संजीव जी मैं काफ़ी टाइम से अपने हस्बैंड के साथ लंदन में सेटल हो गई हूँ। तो लेडी ने हमें कहा कि देशवाल जी आपकी सर्विस चाहिए, और हमारी प्रॉपर्टी दिल्ली एनसीआर में और अपना पंजाब में है, और सारी की सारी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और सब किराए पे चढ़ी हुई हैं। एक प्रॉपर्टी दिल्ली एनसीआर में है जिसमें मेरी मदर रहती हैं और एक केयर टेकर रहती है। अच्छा जी, क्या प्रॉब्लम है? कह रही मेरे हस्बैंड पिछले 6 महीने से हर महीने जाने लग गए हैं इंडिया। पहले वो 3 महीने में एक बार जाते थे, उनकी 4, 5, 6 विजिट हो गई हैं पिछले 6 महीने में, और जो भी विजिट हो 10, 12 दिन की हैं, 15 दिन की हैं। तो तकरीबन समझ लो कि 50% वो यहाँ रहते हैं, 50% वहाँ रहते हैं, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। और इसी बीच मेरी मदर ने मुझे फ़ोन भी करके कहा था कि इस केयर टेकर को हटा दो, कुछ शक मुझे लग रहा है, कुछ गड़बड़ है। लेकिन उन्होंने एग्जैक्ट नहीं बताई गड़बड़ क्या है, या तो शायद उन्होंने देखा नहीं, या जो उनको लगा उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे बता दिया। तो देशवाल जी ज़रा देखो ये केयर टेकर कैसी है, क्या है, मेरी मदर को ऐसा क्या शक हुआ, मेरे हस्बैंड का क्या मूवमेंट है वहाँ पे। मैं ठीक है, जब आपके हस्बैंड आएंगे तो आप हमें बता देना, उससे पहले हम जरा केयर टेकर को एक बार इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। केयर टेकर को इन्वेस्टिगेट किया, 10 दिन में उसकी ऐसी चीज़ आने लगी कि उसके हाथ में लेटेस्ट आईफोन है, अच्छी गाड़ी है। तो मैंने लेडी से पूछा कि आप उसको कितनी सैलरी दे रहे हो बॉस? कह जी इसको हम 60,000 सैलरी दे रहे हैं। मैं 60,000 सैलरी के अंदर इस तरीके की लाइफ को जीना थोड़ा सा टफ लग रहा है मेरे को। आईफोन और गाड़ी वगैरह, कौन सी गाड़ी थी उस पर? गाड़ी अच्छी थी, गाड़ी अच्छी थी, हाँ, मर्सिडीज़ नहीं थी, लेकिन कहते हैं अपनी सेडान थी। तो मैंने कहा कि बॉस गड़बड़ तो कुछ है, अब क्या किया जाए? मैंने कहा ठीक है लेडी को कि आपके जैसे हस्बैंड आते हैं मुझे 2-3 दिन पहले बता देना। लेडी ने बता दिया कि उनकी टिकट है इस दिन की, आप देख लीजिए देशवाल जी। हस्बैंड आए, ऑब्जर्वेशन में रखा, फिर शॉकिंग कि उस नर्स के साथ वो एक अच्छे 5 स्टार होटलों में भी जा रहे हैं, डिनर भी कर रहे हैं। मैंने कहा ये तो लफड़ा हो गया भाई, ये तो गड़बड़ हो गई। मेड के साथ? हाँ, मेड का वो कहते हैं एक तरीके से नर्स थी, हेल्थ इशू मैं कहते हैं मदर को देखती होगी, मदर की हेल्प करती हेल्पर ही होगी। हुई एक तरीके से, घर का हाउस हाँ, हेल्प जो केयर होता है। टेकर टाइप की होती है ना नर्सेस, हम रख लेते हैं बुजुर्ग लोगों के लिए कि तो भाई टाइम से दवाई दे दें, टाइम से उनका ध्यान रखें। लेडीज़ को रात को बहुत सारी लेडीज़ को प्रॉब्लम हो सकती हैं उम्र दराज में, टॉयलेट जाना है, कब जाना है, कैसे, बहुत सारी टॉयलेट प्रॉब्लम्स हैं। तो मैंने कहा ये तो साफ गड़बड़ है। मैंने अपने क्लाइंट को बोला कि बॉस ये तो बहुत गड़बड़ लग रही है कि उस लेडी के साथ ये 5 स्टार होटल में डिनर कर रहे हैं, और वो भी केयर टेकर ब्यूटीफुल थी, कोई दो राय नहीं है। उम्र काफ़ी कम थी उसकी, हार्डली होगी 33-34 की, और जो हमारे क्लाइंट के हस्बैंड थे उनकी एज थी 54 के आसपास, 55 के आसपास। तो काफ़ी डिफरेंस था, लेकिन ठीक थे, फिट थे। शौकीन। उसी दौरान जब वो कहते हैं जो लेडी थी हमारी क्लाइंट, उन्होंने बोला ठीक है मेरे को सारी फ़ोटोज़ वीडियो सब मेरे को भेज दीजिए। मैं कहा ठीक है मैं भेज देता हूँ। वो जो 5 स्टार होटल में जा रहे हैं, हाँ, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लेडी किस तरीके से अपनी लाइफ को जी रही है, कहाँ उसके पास आईफोन में बात करते हुए, इस तरीके की सारी फ़ोटो मैंने भेज दी। क्लाइंट ने कहा इसको अभी हम रखते हैं, इसके ऊपर हम एक्शन बाद में लेंगे, क्योंकि मुझे अलास्का जाना है घूमने के लिए। अच्छा। मैं अपने बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ अलास्का का प्रोग्राम बना रही हूँ संजीव जी। तो मैं वापस आपसे आके, और अलास्का था सिएटल से अलास्का क्रूज़ के थ्रू, तो मेरी आपसे ज़्यादा बात नहीं हो पाएगी क्योंकि कई बार यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं ठीक है सो ओके, नो प्रॉब्लम। 1 महीने बाद उस लेडी का मेरे को फ़ोन आता है कि संजीव जी शॉकिंग न्यूज़ है, मेरी मदर नहीं रही, मेरी मदर का देहांत हो गया है, और मुझे शक है कुछ कि इसमें कहीं ना कहीं जो केयर टेकर उसका कोई खेल है। मैं कहा ऐसा क्या हो गया? कहते मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि भाई उस केयर टेकर को निकालो यार, हमें नहीं रखनी, अब हम कोई और केयर टेकर देखेंगे, मेरी मदर भी उससे खुश नहीं है। तो हस्बैंड ने कहा कि नहीं केयर टेकर है, उससे हमारा कहते हैं अनुबंध हुआ है भाई, हम ऐसे नहीं निकाल सकते। तो इस पर हमारा झगड़ा भी हुआ। तो उन्होंने कहा ठीक है अलास्का से आके देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो जब मैं अलास्का अपना क्रूज़ पे थी तब मुझे मैसेज मिला कि मेरी मदर को रात को हार्ट अटैक आ गया है। मैं ना फ़्लाइट बोर्ड कुछ नहीं कर सकती थी। तो मैंने अपने रिश्तेदारों को कहा कि ठीक है फिर कम्युनिकेशन करा दो, और उनका कम्युनिकेशन हो गया। लेकिन अब मुझे
स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं इसमें इस लेडी का इन्वॉल्वमेंट है। मैं कहा और क्या, अब मुझे और ज़्यादा बताइए। कहती मेरी मदर ने कई बार कहा था कि मेरे को अपने अपने कमरे के अंदर ना कुछ तांत्रिक चीज़ें मिलती हैं, जैसे नींबू मिल गया, कभी हरी मिर्चें मिल गई, तो मुझे अजीब सा लग रहा है ये सब। मेरे कमरे में इनका कोई यूज़ नहीं है, तो मुझे लगता है कहीं ये कुछ मेरे को खाने में तो नहीं देने लग गई है, क्योंकि सब तो इसी ने करना है। एक हमें हल्का सा इशारा मिल गया था कि कहीं ना कहीं ये लेडी तांत्रिक से कहीं जुड़ी हुई है। हमने उस लेडी को अच्छी तरह ऑब्जर्वेशन में रखा, कहीं तांत्रिक के साथ नहीं, कोई तांत्रिक के साथ उसकी मीटिंग नहीं, कोई मुलाकात नहीं। हमने बोला ये कैसे हो सकता है कि जब उस लेडी घर में काम करती है, उसकी मदर बोल रही है कि वो यहाँ पे ऐसी चीज़ें मिल रही थी, तो रखेगी तो ये लेडी, लेकिन लेडी तो किसी तांत्रिक से मिल नहीं रही है। और डेप्थ में गए तो पता चला उसकी मदर एक फ्लैट में रहती हैं दिल्ली एनसीआर में। अब हम मदर की डिटेल्स में गए कि मदर क्या करती हैं। मदर भी नर्स स्टाफ थी, अकेले रह रही थी। अब मैं हैरान था कि मदर भी अच्छे घर में रह रही हैं, तो लड़की इनके साथ क्यों नहीं रह रही है, उसी बुजुर्ग लेडी के यहाँ क्यों रह रही है, और जेंट्स उसकी इतनी मदद क्यों कर रहा है। जब हमने उस लेडी की इन्वेस्टिगेशन की, उस लेडी की मदर की, तो हमने देखा उसके बैंक के अकाउंट से 75,000 रुपीज़ किसी अकाउंट में डिपॉजिट हो रहे हैं हर महीने कंटिन्यूटी में पिछले कई साल से। और ये लेडी जो नर्स थी, जो हमारा प्राइम सब्जेक्ट था, वो 1.5 लाख रुपए हर महीने इसको डाल रही है। अब हम यहाँ सरप्राइज थे कि इसको मिल तो 60,000 रुपीज़ रहे हैं, ये 1.5 लाख रुपए कहाँ से लेके आती है, कैसे बैंक में डालती है। फिर इसकी मदर वो पेमेंट में से आगे किसको ट्रांसफ़र कर रही है, वो कौन है। तो वहाँ ट्रांसफ़र का एड्रेस निकलवाया, नाम आया एक लेडी का, एड्रेस आया। अब हम गए वोटिंग लिस्ट के अंदर। ये स्किल थी इन्वेस्टिगेशन की, ताकि हम डेप्थ में जाना चाह रहे थे कि क्या होता है, क्योंकि उसकी मदर भी किसी तांत्रिक से नहीं मिल रही थी। पर सर बैंक स्टेटमेंट ऐसे आप वो हो जाता मिल जाती हैं चीज़ें, इन्फॉर्मेशन जब निकालनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो मजबूरी है कि बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। हम डिटेल नहीं निकलवाते, हम सिर्फ अपने सोर्सेज से पूछ लेते हैं कि भाई थोड़ा सा बता दे यार कि क्या तेरे को दिख रहा है, क्योंकि निकालेंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं हमारे इलीगल एक्टिविटी में आ जाएगा, प्रॉब्लम करेगा हमें। लेकिन सोर्सेज बता देते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन सोर्सेज हैं। विदाउट सोर्सेज तो कोई इन्वेस्टिगेशन दुनिया में हो ही नहीं सकती ना। तो जब ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई तो हमने वोटर लिस्ट के अंदर गए। वोटर लिस्ट में हमने देखा कि वो लेडी जो कैलकटा वाली जिसको पैसा ट्रांसफ़र हो रहा था, वो लेडी और जो दिल्ली एनसीआर में लेडी थी नर्स, वो दोनों बहनें हैं। वो बड़ी बहन है, ये छोटी बहन है। तो मैंने कहा छोटी बहन बड़ी बहन को एक अमाउंट कंटिन्यू ट्रांसफ़र कर रही है। इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस किया तो जिस दिन उस लेडी की डेथ हुई थी, हमारी क्लाइंट की मदर की डेथ हुई थी, उससे 15 दिन पहले एक हैवी अमाउंट उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ था, जो कैलकाटा में लेडी बैठी है। हम इमीडिएटली कैलकाटा टीम हमने निकाली कि इस लेडी को ज़रा इन्वेस्टिगेट करो। जब लेडी को इन्वेस्टिगेट किया, क्योंकि हमारे पास एड्रेस आ चुका था, हमारे पास रिलेशंस आ चुके थे, सब वोटर लिस्ट में दिख चुके थे, हम वहाँ जब पहुँचे कैलकाटा, उस लेडी पे जब हमने 10-15 दिन ऑब्जर्वेशन रखी तो पता चला वो लेडी किसी तांत्रिक से मिल रही है। ओके। अब हम उस तांत्रिक के चक्कर में पड़ गए। हमने उस तांत्रिक को इन्वेस्टिगेट किया। तांत्रिक के पास हम अपनी स्टोरी लेके पहुंच गए कि जी मेरी मदर इन लॉ हैं, बहुत तकलीफ़ दे रही हैं, कोई तो उपाय करो यार। तो उसने कहा ठीक है जी, मैं 11,000 रुपये लूँगा एक हफ्ते के, मैं आपको कोई दवाई देता हूँ, पुड़िया देता हूँ, उनके यहाँ रख देना, वहाँ रख देना, ये सब रिकॉर्ड होने लगे। आपने स्टोरी ऐसी कुकअप करी? हाँ, उसी टाइप की स्टोरी कुकअप की ना, क्योंकि तभी तो हमारे पास एविडेंसेस आएंगे। तो उसी एविडेंस के दौरान हमने ऑडियो वीडियोस की रिकॉर्डिंग बनानी शुरू कर दी। 11,000 कैसे दे रहे हैं, वो क्या हमें दे रहा है, कौन सी पुड़िया दे रहा है, कौन से तंत्र मंत्र डाल रहा है। ऐसे करते 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 हमने उसको बोला, 1 हफ्ता निकाल दिया, 2 हफ्ते निकाल दिए, 3 हफ्ते निकाल दिए। जब 3 हफ्ते हो गए, मैंने कहा यार तुम्हारी दवाई तो काम ही नहीं कर रही है, तुम एक काम क्यों नहीं करते हो, कोई ऐसा कुछ करो ना जिससे कि यार बुढ़िया ही ना रहे, लफड़ा ही ख़त्म करो। कहता वो भी हो जाएगा। अब ये हम पहली बार बोलते तो वो बात नहीं मानता, लेकिन जब उससे हमने 3 हफ्ते तक कंटिन्यूटी में पैसा दिया तो वहाँ विश्वास जमा लिया गया। और फिर हम शिकायत भी कर रहे हैं कि यार तुम्हें हम पैसा दे रहे हैं, तुम्हारा
काम, तुम्हारी दवाइयाँ काम तो कर नहीं रही हैं, तो यार हम किसी और तांत्रिक को देखेंगे। तो उसे लगा यार पैसा तो दे रहा है ये इंसान टाइम से, और ये हाथ से ना निकल जाए। तो जब वो ट्रैप अच्छी तरह हो गया तो उस ट्रैप के अंदर हमने बोला कि पैसा बता कितना चाहिए, ये लफड़ा ही ख़त्म कर यार। तो कहता ठीक है, मैं अब आपको एक बढ़िया चीज़ देता हूँ। तो मैंने कहा दियो तब जब वो कहीं आजमाई हुई हो, और पैसे बता कितने लेगा। कहता पैसे लूँगा मैं 2 लाख रुपये। तो वहाँ पे हमने ड्रामे नहीं इतने नहीं दे सकते, ये है वो है, हम ज़्यादा से ज़्यादा देखो 1.25 लाख रुपये दे सकते हैं। 1.25 लाख पे उसको हमने कहीं ट्रैप कर लिया और 25,000 हमने उसको एडवांस दे दी। वो सब वीडियो बन गई। मैंने कहा दवाई वो दियो जो कारगर हो और जो तूने पहले आजमाई हो, हम ऐसे नहीं मानेंगे तेरे को। अब उसके 25,000 हाथ में आ चुके थे, 11,000 करके 33,000 हाथ में आ चुके थे। उस बंगाली को लगा कि यार ये तो पैसे तो दे ही रहे हैं, लाख रुपए मेरे अटक रहे हैं। तो अगले ने अपनी बड़ाई करने की, नहीं ये दवाई काम करती है, एक हमारे जानकार हैं, हमने उनको दी थी, उनका कोई दिल्ली में था, हो गया उसका काम। अच्छा। तो मैं कहा पक्की बात काम हो गया था, हम तभी लेंगे, नहीं तो हमारे 25,000 वापस का। अब उसे लगा 25,000 जाएंगे यहाँ से। कहता नहीं मुझे नहीं पता कौन थे, लेकिन उनका काम हो गया था, उन्होंने बताया था, वो बड़े खुश होकर आए थे हमारे पास और उन्होंने मुझे पैसे दिए थे पूरे। ये सब चीज़ें रिकॉर्ड में आ गई, पूरा कनेक्शन हाथ में आ गया। डिटेल्स बताई थी उन्होंने कि किनको दिए थे, कौन थे, ये नहीं उसने बताया कि कहते हैं हमने किसी को यहाँ पे दिया था, उनका कोई कनेक्शन था दिल्ली में, उसका काम हो गया है। अब वो ये तो कहेगा नहीं हत्या हो गई या मर गया, उन्होंने बताया होगा भाई, अगले गए होंगे कि भाई तू पैसे तेरे इतने रह गए थे, पकड़ हमारा काम हो गया है। और काम क्या था, किसी को रास्ते से हटाना था। ये सारी जब हमारे पास इंफॉर्मेशंस आ गई तो पूरी चेन बन चुकी थी कि कैसे कैसे काम हुआ है। पैसा ट्रांसफ़र हो रहा था, वो कहते जो बंगाली बाबू था वो क्या बोल रहा था, वो हमें क्या दे रहा था। हमने इमीडिएटली पुलिस स्टेशन गए, पुलिस से हमने बात करी, ये हमारे पे रिकॉर्डिंग्स है, ये लोग हैं, ऐसे ऐसे ये सब हुआ है। तो वो फ़ोटो देख के चमक गया पुलिस वाला। कहते इनको तुम बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं। मैं क्यों? कहते इन्होंने एक जगह और भी कांड कर रखा है, ये माँ बेटी ने। अरे सेम, बिल्कुल सेम स्टाइल। तो मैंने कहा कहाँ कर रखा है? कहता वो हम आपको नहीं बताएंगे, आप बस ये बताओ ये हैं कहाँ पे। अब मैं सरप्राइज था कि अगर मैंने इनको बता दिया कहीं पैसे खा के, वही है ना पुलिस की प्रॉब्लम है, कहीं मामला ख़राब ना हो जाए, क्योंकि काम तो हम क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, पुलिस के लिए नहीं कर रहे हैं ना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको शाम को आके सारी डिटेल्स देता हूँ। और वहाँ से किसी निकल कर मैंने इमीडिएटली अपने क्लाइंट से बात करी कि बॉस ये सिचुएशन है, अगर आप कहो तो मैं पुलिस को दे दूँ, तो पुलिस अपने तरीके से हैंडल करेगी, लेकिन कहीं यहाँ पे कुछ एडजस्ट ना हो जाए, ये आप देख लीजिएगा, और या फिर मैं आपको देता हूँ, आप अपने तरीके से देखिए। कहते नहीं, सारी की सारी इंफॉर्मेशन डिटेल्स सब मुझे दो, मैं अपने आप देखूँगी। अब ये केस मुझे लगता है कि अगले 2-4 महीने के अंदर न्यूज़पेपर में आएगा, क्योंकि अब उस पर पुलिस काम कर रही है, गिरफ्तार लोग हो चुके हैं, लेकिन कुछ चीज़ें और उसके अंदर हैं जो आज सामने आ जाएंगी कि वो और कहाँ कत्ल किया गया है। तो इस तरीके के लोग हैं। पोस्ट मैट्रिमोनियल भी हो जाता है इसमें। हस्बैंड को थोड़ी पता था कि ये लेडी इस तरीके की है, सही बात। लेकिन हस्बैंड तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था। जब हस्बैंड को पता चला तो हस्बैंड ने भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी होंगी अपनी वाइफ को कि मैंने इसको कितना पैसा दिया है। जितना पैसा दिया है वो पैसा फिर वाइफ लेडी ने अपनी माँ के अकाउंट में डाला है, फिर उसमें से गया है वो पैसा कैलकाटा की लेडी को, उसकी बहन को, फिर उसमें से पैसा गया है तांत्रिक को। तांत्रिक ने मान ही लिया है, वहाँ पे डेथ हुई है। एक केस पहले करके आ चुके हैं। अब इसमें सर्कमस्टेंस एविडेंस ज़्यादा है, कॉन्क्रीट एविडेंस कम है। अब इसमें कॉन्क्रीट एविडेंस क्या बनेगा? कॉन्क्रीट एविडेंस तब बनेगा जब उस केमिकल का पता चलेगा जो तांत्रिक ने हमें दिया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि उस लेडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है हमारे पास, क्योंकि उसका क्रिमिनेशन हो चुका है। अगर उसका पोस्टमार्टम हुआ होता, केमिकल मालूम पड़ा था कि ये वही है, तो वो केमिकल और उसकी बॉडी में वो केमिकल, तो वो कॉन्क्रीट एविडेंस बनती। तो यहाँ कहीं कॉन्क्रीट एविडेंस मिसिंग है, लेकिन सर्कमस्टेंस एविडेंस, चेन ऑफ द एविडेंस बहुत साफ साफ है, जो बताती हैं कि किस तरीके से ये कत्ल हुआ है।